जय हिंद फ्रेंड्स। यहाँ पे यूनियन इंटरिम बजट 2024 यहाँ पे दे दिया गया है। आपको बता दें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो क्या है कि जो इंटरिम वर्ड है, ये वर्ड का मतलब क्या है और इस बजट को जो अभी निकला है 2024-25 के लिए, इसकी किस हद तक मीनिंग निकल के आ रही है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले इंटरिम बजट की मीनिंग मैंने यहाँ पे दी है ताकि आपको किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम ना हो। देखिए सारी चीज़ें अगर आप समझेंगे तब जाकर के कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा वो चीज़ें कि उसकी मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, क्या कंसेप्ट है। ये सारी चीज़ें आपको तब जाकर के समझ में आएंगी। तो गवर्नमेंट जो रिलीज करता है इंटरिम बजट, यह एक शॉर्ट टर्म फिनेंशियल प्लान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट जो है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, तो बीजेपी की गवर्नमेंट अगर आने वाले सालों में इलेक्शंस जीतती नहीं है, गिर जाती है, तो क्या होगा? इसीलिए यहाँ को शॉर्ट टर्म फिनेंशियल प्लान बोला जा रहा है, यानी कुछ ही महीनों के लिए इसको लाया गया है, बाद में इसको कंटिन्यू भी किया जा सकता है, इसलिए शॉर्ट टर्म फिनेंशियल प्लान बोला जाता है। तो प्रायर टू जनरल इलेक्शंस, एक इलेक्शन ईयर के लिए, तो इसीलिए इसको इंटरिम मध्य में बोला जाता है बजट निकालना। यही होता है इंटरिम बजट। आशा करते हैं आपको मैं समझाने में सफल हो गया हूँगा। अब बजट क्या है अगर बात करी जाए, तो यह एक यूनियन बजट है जो कि गवर्नमेंट निकालती है कंप्लीटली फिनेंशियल ईयर के लिए। तो एक साल का एक ही बार में यहाँ पे बजट निकलता है कि क्या यहाँ पे अर्निंग हुई और क्या यहाँ पे एक्सपेंसेस हमको करने हैं। तो पूरा टारगेट निकल के आता है। जो भी बजट होता है हमेशा वो आने वाले साल के लिए होता है। जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो हमेशा पीछे वाले साल का अपडेट देता है कि हमने किया क्या, हमारा व्यवहार कैसा रहा, अर्निंग कैसा रहा, वो सब चीज़ें हम लोगों को बताते हैं। तो दोनों में अंतर है। बजट रिलीज होने से पहले ही ये इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है, एक दिन पहले। ये चीज़ें याद रखिएगा। तो बजट की अगर बात करें हम और कॉन्स्टिट्यूशंस की बातें ना करें तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होगी। इसीलिए यहाँ पे मैंने दे दिया है आर्टिकल 112 में और आर्टिकल 202 में बजट को यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्या? तो बजट को मेंशन किया गया है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में, ना कि बजट के रूप में। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से कई बार बने हैं। तो जो भी बजट वर्ड इस्तेमाल करा ही नहीं गया है उसे बोला गया है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज योर बजट एंड इट इज मेंशन इन आर्टिकल 112 ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट का जो बजट है वो आपका निकल के आएगा आर्टिकल 112 से। अगर बात करी जाए यहीं पे स्टेट गवर्नमेंट की बजट की, तो आर्टिकल 202 में ये मेंशन है। बहुत सारे लोग को तो ये याद रहता है लेकिन स्टेट का नहीं याद रहता है। तो 112/202 ये तो चीज़ें याद होनी चाहिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी तरफ अगर बात करी जाए कि ये किस पार्ट में आता है, तो अगर बात करी जाए यूनियन का तो ये आता है 5वें में, अगर बात करी जाए स्टेट का तो ये आता है 6ठे पार्ट में। तो पार्ट और स्टेट ये सारी चीज़ें आपको आशा करते हैं समझ में आ गई होंगी। लेकिन अगर आपको समझना है सही मायने में कि ये जो बजट है उसमें क्या-क्या टर्म यूज़ हुए हैं, तो कुछ ऐसे टर्म हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको पता होना चाहिए और मैं आशा करता हूँ आपको पता भी होगा, फिर भी रिवीजन हो जाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखेंगे फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, यानी जो घाटा होता है। घाटा घाटा क्या होता है? अगर हमारी अर्निंग 100 रुपए है और हम खर्च कर रहे हैं 105 रुपए, तो यहाँ पे घाटा क्या हो गया? -5 रुपए हमारा घाटा हो गया। तो जितना अर्निंग होगा उससे हम कम खर्च करेंगे तभी तो हमारा सही चलेगा चीज़ें, नहीं तो हमारा फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा। यही चीज़ें हैं जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेके आ रही है। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें दे दिया है। जब गवर्नमेंट नॉन बोरो रिसीट, यानी इसमें जो बोरोइंग होती है गवर्नमेंट की वो जुड़ती नहीं है, उसे माइनस किया जाता है, याद रखिएगा। तो ये एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट यहाँ पे करती है और जो इसको रिसीट मिलती है उनमें बहुत गैप होता है, जिसके कारण यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट की बात करी जा रही है माइनस बोरोइंग। तो उसी को हम लोग डेफिसिट बोलते हैं। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर
हो गई होंगी। दूसरी जो चीज़ें आती हैं रिवेन्यू डेफिसिट की, तो ये फिस्कल डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको पता ही होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसीट, यानी जो आपके पास रिवेन्यू आ रहा है और जो आप रेवेन्यू से खर्च कर रहे हैं, उनमें कितना अंतर होता है, वही यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट कहलाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या दिखाता है कि शॉर्ट फॉल ऑफ द गवर्नमेंट्स करंट रिसीट ओवर करंट एक्सपेंडिचर। तो ये चीज़ें हैं, करंट रिसीट ओवर करंट एक्सपेंडिचर दिखाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहीं पे अगर बजट के रूपरेखा की बात करें, बजट को शुरू करने से पहले ही, तो ये आपका पूरा का पूरा ये बजट हो गया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी बजट को आपको याद रखना है। 47.66 लाख करोड़ रुपीस का यहाँ पे बजट है। अब यहाँ पे कहाँ से आ रहा है और कहाँ को जा रहा है ये बजट, जो कि सॉरी, आपको समझना है। अगर बात करी जा रही है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की, तो 38.31 लाख करोड़ रुपए आ रही हैं, जिसमें स्टेट का शेयर है यहाँ पे और कारपोरेशन टैक्स भी है, टैक्सेस ऑफ इनकम है, एक्साइज ड्यूटी है, जीएसटी का परसेंटेज यहाँ पे 10.68 है यहाँ पे। और यहाँ पे जो अगर बात करी जा रही है कस्टम की 2.31, ये सारे टैक्स मिला के यहाँ पे 26.02 यहाँ पे चीज़ें आई हैं। वहीं पे अगर बात करी जा रही है यहाँ पे, तो मार्केट लोन और स्मॉल सेविंग्स मिला के डेप्ट रिसीट, और डेप्ट रिसीट के बाद यहाँ पे कैपिटल रिसीट, फिर ये आके बजट में जुड़ता है। तो ये हो गया कि कितना आपके पास आ रहा है और ये हो गया कितना आपके पास एक्सपेंसेस जा रहे हैं। तो स्कीम का एक्सपेंडिचर पे हम लोग कर रहे हैं, देखिए 19.96 यहाँ पे, और 27.70 कर रहे हैं, इसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं और एक्सपेंडिचर। वहीं पे अगर बात करी जा रही है स्कीम्स की, तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम में ये हम लोग 14.94 कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्विसेज की बात करी जाए 7.88%, सब्सिडी फर्टिलाइजर, फूड, पेट्रोलियम सर्विसेज, अदर, इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करी जाए यहाँ पे, तो 5% के आसपास आ रहा है, जो कि कोर स्कीम 3.89 आ रहा है और कोर ऑफ द कोर स्कीम 1.13 आ रहा है। वहीं पे अगर बात करी जाए ट्रांसफ़र कहाँ हो रही है पैसे, तो 1.59 यहाँ पे जो सैलरी के रूप में आ रहा है, फिर इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जो इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, अदर सेंट्रल एक्सपेंडिचर यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। अब अगर बात करी जाए तो बजट की जो साइज़ है, आपको पहले ही बताया कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है। अब डेफिसिट की स्टैटिस्टिक अगर देखा जाए, तो फिस्कल डेफिसिट जो था यहाँ पे 22-23 के आंकड़े को अगर देखा जाए, तो 3% के आसपास, और 23-24 में जो बजट का एस्टीमेट है 5.9%, यहाँ पे 23-24 रिवाइज्ड एस्टीमेट 5.8, अगर यहाँ पे बजट एस्टीमेट 24-25 का देखा जाए तो 5.1 रखा गया है। वहीं पे आरडी रेवेन्यू डेफिसिट की बात करी जाए तो 3 पॉइंट यहाँ पे 1%, और यहीं पे अगर बात करी जा रही है तो 2.9% के आसपास आ रहा है। 2.8 यहाँ पे आ रहा है 23-24, और 24-25 की बात करी जा रही है तो 2 पॉइंट। तो रिवेन्यू डेफिसिट देखिए घट रहा है 2% के आसपास चीज़ें। इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट भी 1.8 से 0.8, और प्राइमरी डेफिसिट भी 3 और 1.5 तक यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक्चुअली में याद होना चाहिए। डेफिसिट की अगर बात करी जा रही है कि ट्रेंड क्या रहा, तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो ब्लू वाले लाइन से यहाँ पे दिखाई जा रही है, ये फिस्कल डेफिसिट है। रिवेन्यू डेफिसिट, ये आपका रिवेन्यू डेफिसिट है। और इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, तो ये इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट है। प्राइमरी डेफिसिट की बात करी जा रही है, तो ये आपका प्राइमरी डेफिसिट है। 2013-14 से अगर आंकड़े को हम देखें यहाँ पे, तो आंकड़े क्या निकल के आ रहे हैं यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट आंकड़े यही निकल के आ रहे हैं कि जो आपका कोविड-19 था, किस प्रकार से डेफिसिट यहाँ पे सबका बढ़ गया था। लेकिन अगर बात करी जा रही है यहाँ पे इन आंकड़ों की, तो यहाँ से आपको देखिए 22-23 में किस प्रकार से भारत फिस्कल डेफिसिट 6.4, और 23-24 में 5.9, और 23-24 का जो है यहाँ पे रिवाइज्ड एस्टीमेट का 5.8 रखा गया है, अगर बजट एस्टीमेट 5.1
1 के आसपास रखा गया है। रिवेन्यू डेफिसिट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट, जो अभी आपको पहले ही बताया, 2.8 से 2 पॉइंट के आसपास हम लोग अब आएंगे। तो 2% हम लोगों का टारगेट है, जो कि याद होना चाहिए। ये ट्रेंड है कि किस प्रकार से हम लोग सेंटर से ट्रेंड इन नेट रिसीट ऑफ द सेंटर, सेंटर किस प्रकार से यहाँ पे उसके पास पैसे कैसे किस प्रकार से आ रहे हैं। तो 14-15 के पास आप देख सकते हैं नॉन सेंटर टैक्स रिवेन्यू आ रहे थे 9 लाख करोड़ रुपए के आसपास, और नॉन टैक्स रिवेन्यू की अगर बात करी जा रही है तो 2 लाख, और नॉन डेप्ट कैपिटल तो 0.5 लाख करोड़ आ रहे थे। लेकिन यही देखिए ग्राफ कैसे बढ़ के यहाँ पे क्या हो गया। तो यहाँ पे जो 9 था यहाँ पे 26 हो गया। ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि अभी आपको मैं बताया यहाँ पे, ये भी वृद्धि कर रही है। तो किस प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे अगर कंपोजिट बात करी जाए तो 11.1% के आसपास कैपिटल एक्सपेंडिचर में हो रहा है। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक मशीन मंगाई और मशीन से मैंने बहुत सारी चीज़ें बनानी शुरू करी, तो ये मेरा कैपिटल हो गया। तो इस प्रकार के एक्सपेंडिचर में भी वृद्धि आई है, जिसके कारण भारत आगे बढ़ रहा है। मेजर आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो किस हम चीज़ में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट आपको दिख ही रहा होगा, रूरल डेवलपमेंट देखिए, एग्रीकल्चर एलाइड देखिए, एजुकेशन, हेल्थ, एनर्जी, सोशल वेलफेयर देखिए। तो ये हमारा सेक्टर है। देखिए ट्रांसपोर्ट में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज आपको पता ही होगा नेशनल हाईवे किस तरीके से बन रहे हैं। तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, ये सब जो हाईवेज है बन रहे हैं, खास करके नेशनल हाईवे 4 लेन, 6 लेन ये बनने शुरू हो गए हैं। तो रोड की जो कनेक्टिविटी है, जब भी गवर्नमेंट आती है बीजेपी की, वो बहुत तीव्र गति से रोड, रेलवे, एयरवेज, सीपवेज इसकी बढ़ती है। तो ट्रांसपोर्ट की सबसे इम्पोर्टेंट रोल हो जाती है देश के इकोनॉमी में। क्या कि ये अगर आप कनेक्टिविटी रखेंगे, जैसे कि ये आपका दिल्ली है और यहाँ से आपका उत्तर प्रदेश का लग जाएगा, हरियाणा का लग जाएगा, यहाँ से राजस्थान का भी बॉर्डर मान लीजिए लग जाएगा। लेकिन जो 2 यहाँ पे राज्य हैं, हरियाणा और आपका उत्तर प्रदेश, ये बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ईज़ी कनेक्टिविटी बनाएँगे तो कहीं न कहीं दिल्ली और यहाँ से ट्रांसपोर्टेशंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा, जिसके कारण जो भी आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ से भी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो जो लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं सस्ती हो जाएँगी। यानी ट्रांसपोर्टेशन अगर सस्ता हुआ, तब जाकर के डेवलपमेंट भी अच्छा हो पाएगा। तो यही चीज़ें हैं जहाँ पे आपको फ़ोकस करना है। अब देखिए 2022-2023 का चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे ग्रीन में, और हरे में रिवाइज़ एस्टीमेट दिखा रहा है ब्लू में, और यहाँ पे बजट एस्टीमेट 24-25 का 5.44 लाख करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे चीज़ें जा रही हैं। रूपी कहाँ से कहाँ आ रहा है वो आपको मैं अभी बताया। इनकम टैक्स यहाँ पे बोरोइंग 28 पैसे, अगर 1 रुपए है, 1 रुपीज़, उस 1 रुपीज़ का 19 पैसे इनकम टैक्स से आ रहा है। उसके बाद आपका ये बोरोइंग से आ रहा है, फिर इनकम टैक्स से आ रहा है, फिर आपका जीएसटी से आ रहा है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। कहाँ जा रहा है ये पैसे? तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, फिर उसके बाद स्टेट का शेयर में हम लोग पैसे देते हैं, जो कि स्टेट का डिवोल्यूशंस बोला जाता है। तो ये भी स्टेट को अमाउंट देना पड़ता है, जो भी जीएसटी का कलेक्शंस होता है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पेंशन 4 और अदर एक्सपेंडिचर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये सब चीज़ें, डिफेंस में 8 पैसे, सब्सिडी में 6 पैसे चले जा रहे हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टोटल ट्रांसफ़र की बात करी जा रही है तो स्टेट और यूटी की, तो देखिए 2019 और 20 में 11 थे, सीधे यहाँ पे डबल हो गए हैं 22.75 लाख करोड़ रुपए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 22.75 लाख करोड़ टोटल ट्रांसफर टू द स्टेट। कंपोजिशन ऑफ ट्रांसफर की अगर बात करी जाए तो फिनेंशियल कमीशन ग्रांट की यहाँ पे बात करी जा रही है 22-23 और रिवाइज एस्टीमेट, और यहाँ पे बजट एस्टीमेट 24-25 की। ये देखिए स्कीम रिलेटेड ट्रांसफर हुई हैं और डिवोल्यूशंस भी हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो मैं आपको पहले बताया हूँ, और यहाँ पे अभी आपको
दिख रहा है। सॉरी, पहले तो नहीं बताया, बाद में अभी और ज़्यादा डिटेलिंग में ये सब चीज़ें स्कीम की डिवोल्यूशंस बताऊँगा। और अब जो आंकड़ा आपके सामने आने वाला है वो काफ़ी स्पेसिफिक और उसके जो फीचर्स हैं बजट के वो आपको दिखाऊँगा। अभी तक जो डाटा थे वो एग्ज़ाम्स में पूछे जाएँगे वो भी, लेकिन अब जो क्रीम मटेरियल है वो आपको अभी सामने दूँगा। तो यहाँ पे बजट कुछ इस प्रकार से हैं जो यहाँ पे एलोकेशंस हुए हैं, आपको ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो आपको यहाँ पे दिल मिल गया। लेकिन अब जो हम आपके सामने लाने जा रहे हैं वो जो फीचर्स है ना, फीचर्स ऑफ बजट 2024-2025, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका हम यहाँ पे चीज़ें लाने जा रहे हैं। चलिए वो देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे की फीचर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे जो की फीचर्स है उसको हम लोग देखेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो भी कंसाइज प्रिसाइज में यहाँ पे इफ़ेक्टिव तरीके से आपको समझाया जाएगा कि जो भी चीज़ें स्कीम के तहत आई हैं वो सारी की सारी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशंस यहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलिए अब यहाँ पे बात करी जा रही है 2047, यानी जो विकसित भारत बनाने का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। आपके सामने क्या दिख रहा है? 2047 तक। तो इसलिए जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपको याद भी होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। अब यहाँ पे क्या विजन बनाया गया है तो याद रखिएगा, ये प्रॉस्पेरस भारत इन हार्मोनी विद नेचर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, यानी सबके लिए अपॉर्चुनिटी हो, अवसर हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे कि रिच को पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी मिले। और यहाँ पे अगर बात करी जाए किसकी, जो पुअर ऑफ द पुअरेस्ट है, यानी डाउन ट्रोडन सोसाइटी के लोग जो हैं उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये विजन तैयार किया गया है। अब जो डेवलपमेंट मंत्रा है यहाँ पे क्या कह रहा है, हम सभी लोग जानते हैं सबका साथ सबका विकास, विकास नारा से यहाँ पे चीज़ें हुई थी। अब क्या वो चीज़ें हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल बोला गया, जिसके साथ यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास भी जोड़ दिया था। तो यहाँ पे सबका साथ सबका विकास, उसके बाद आया यहाँ पे विश्वास। अब यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही है, ट्रिनिटी ऑफ डेमोग्राफी, यानी डेमोग्राफी भी होगी, डेमोक्रेसी भी होगी और डाइवर्सिटी बाई सबका प्रयास। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। चौथा चीज़ें यहाँ पे ट्रिनिटी में यह चीज़ें जोड़ दिया गया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबका साथ सबका विश्वास, विकास और विश्वास, और फिर आता है प्रयास, तो जो कि इम्पोर्टेंट है। और 2047 तक इसको क्या करना है, डेवलप कंट्री के रूप में लेकर के आना है कि हम लोग भी अब डेवलप्ड वाले में आ गए। देखिए अभी बात करी जा रही है, एक होती है लिस्ट डेवलप्ड कंट्री, एक होती है डेवलपिंग कंट्री, एक होती है इमर्जिंग कंट्री या इकॉनमी कह सकते हैं। उसके बाद आता है डेवलप्ड नेशन। तो ये जो वर्ड है इस कैटेगरी में भारत भी कदम बढ़ा रहा है। अब आती है पीपल सेंट्रिक इंक्लूसिव, यानी सबको लेकर के जो डेवलपमेंट होनी चाहिए उस चीज़ की यहाँ पे बात करी जा रही है, जो पीपल की सेंट्रिक हो, यानी जो लोगों को मद्देनजर में रख करके बनाई गई हो। तो सबसे पहले क्या आ रहा है यहाँ पे, सब्सटेंटिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बोली जा रही है आपके सामने अगर, तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका फिजिकल, डिजिटल, सोशल, हर प्रकार से आज के समय में आपको अगर पैसे मंगाने हों तो भी आप डिजिटली कर सकते हैं, पैसे लाने हो तो भी डिजिटली कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये केवल एक इकोनॉमिक फील्ड में नहीं बल्कि हेल्थ के सेक्टर में, सोशल सर्विस के सेक्टर में, हर सेक्टर में आजकल डिजिटल कार्य चलने लगा है। तो ये इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया है 2014 के बाद से बहुत तीव्र गति से। डीपीआई की बात करी जा रही है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तभी जाकर के ये सारी चीज़ें फॉर्मलाइजेशंस होंगी। और फिनेंशियल इंक्लूजन, फिनक्लूजन इसको बोलते हैं, तो फिनक्लूजन भी हो पाएगा। नहीं तो एक सेक्शंस जो होगा अपने देश का, जो डाउन ट्रोडन सोसाइटी जिसको हम पुअरेस्ट ऑफ द पुअर बोलते हैं, उसको छोड़ के हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरीके से। इसीलिए ये सारी चीज़ें लेकर के आ रहा है और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बातें बोली जा रही हैं। नेक्स्ट जो बात करी जा रही है, स्ट्रेंथेन यहाँ पे कही जा रही है कि ये फिनेंशियल सेक्टर को
और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और सेविंग, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इसको ट्रैक पे लाने की ज़रूरत है। गिफ्ट IFFC ये तो इम्पोर्टेंट है, एक रोबस्ट गेटवे फॉर ग्लोबल कैपिटल एंड फिनेंशियल सर्विसेज फॉर इकोनॉमी, ये चीज़ें बनाने की बात करी जा रही है। ये गिफ्ट सिटी है, कहाँ पे है? मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहा। प्रोएक्टिव इन्फ्लेशन मैनेजमेंट की बात करी जा रही है, यानी जो देश में महंगाई है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या मतलब होता है? एक सिंपल प्राइस राइज हो जाता है, यानी नॉट ओनली एनी पर्टिकुलर गुड्स बट यहाँ पे इंक्लूड करता है क्या? ए लॉट ऑफ गुड्स की अगर दाम बढ़ जाते हैं तो उसे इन्फ्लेशंस की कैटेगरी दी जाती है, यानी इन्फ्लेशन बोला जाता है। ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री बिकमिंग एक्टिव पार्टिसिपेंट इन इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पे देख सकते हैं अपने भारत के हर राज्य से यहाँ पे ग्रोथ निकल के आ रहा है, ऐसा जीडीपी यहाँ पे जो आपका बजट है उसमें बताया जा रहा है। इंडिया और वर्ल्ड डॉलर की जीडीपी ग्रोथ भी यहाँ पे अगर देखी जाए तो आप देख सकते हैं इंडिया कैसे यहाँ से निकल के आ रहा है और कहीं ना कहीं लैग भी करता हुआ नजर आ रहा है। ये तो कोविड का सेशंस है जहाँ पे सारी वर्ल्ड इकोनॉमी धड़ाम से गिरी है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। फोकस एरिया 2 है, जिसमें से पहला क्या दिखा रहा है? तो गरीब का कल्याण सबसे पहले देखिए, जो भी मैं बता रहा हूँ तो जो पुअरेस्ट सेक्शन है उसे हम छोड़ नहीं सकते, उसको लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी क्या होगा? देश का कल्याण होगा। अदरवाइज यहाँ पे जो एक सेक्शन, फॉर एग्जांपल अगर मेल और फीमेल को हम यहाँ पे कंसिडर करके आपको समझाएं तो क्या होगा? मेल अगर यहाँ पे 70% लोग यहाँ पे कार्यरत हैं और फीमेल यहाँ पे 37% कार्यरत है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बता रहा हूँ, तो ये जो गैप है फीमेल के अंदर, इससे क्या होगा? और देशों में मेल और फीमेल की पूरी अच्छी खासी पार्टनरशिप यहाँ पे चलती है, जिसके कारण उनकी भागीदारी, पार्टिसिपेशन अच्छी रहती है, तो इकोनॉमी में ग्रोथ भी अच्छा निकल के आता है। अब यहाँ पे भारत जैसी कंट्री में बहुत सारे लोग हाउस वाइफ रहती हैं, जिसके कारण उनका इकोनॉमी में रोल बहुत ही माइनर, बहुत ही माइन्यूट कहा जा सकता है, कहीं कहीं नहीं के बराबर है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं जो अपनी आधी पॉपुलेशंस को हम छोड़कर नहीं चल सकते, इसीलिए देश का कल्याण नहीं हो पा रहा है। तो ये गरीब का कल्याण और देश का कल्याण यहाँ पे बताया गया है। डीबीटी क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी सीधे आपके अकाउंट में पैसा जो भेजा जा रहा है सरकार के द्वारा, उसी को यहाँ पे डीबीटी बोला जाता है। तो ये क्या किया है? अभी सरकार का बहुत ज़्यादा मदद किया है। क्या? 2.7 लाख करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे बजट दिखाई गई है कि ये सेविंग्स हुए हैं। पहले क्या होता था? करप्शंस हो जाते थे, पैसे लीक हो जाते थे, बहुत सारे लीकेज होते थे, तो जिसके कारण यहाँ पे पैसे का सेविंग गवर्नमेंट दिखा रहा है 2.7 लाख करोड़। ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट होता है। 25 करोड़ पीपुल यहाँ पे जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकल के आए हैं। देखिए क्वेश्चंस यहीं से बनेगा, काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। क्रेडिट असिस्टेंट भी दिया गया है, यहाँ पे सहायता दिया गया कि पैसा लीजिए भैया, लोन लीजिए और आप लोग अपना कार्य करिए। तो ज़्यादातर फोकस किस पे हो रहा है कि कुछ करिए जीवन में। तो पीएम स्वनिधि स्कीम, इससे क्वेश्चंस तो भर भर के पूछा गया है। पीएम स्वनिधि स्कीम ऐसा है, यहाँ पे आपको 10,000 के आसपास स्ट्रीट वेंडर को यहाँ पे दिया जाता है असिस्टेंस, जिसके कारण क्या होता है? वो कहीं ना कहीं अपने जीवन को और अच्छे तरीके से, कोई भी छोटा सा व्यापार या रेडी वाले, फल वाले, कोई भी लोग इस स्कीम का लाभ उठा के अपने जीवन को अच्छा से चला रहे हैं। यहाँ पे हेड काउंट रेशियो भी देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे हेड काउंट रेशियो भी यहाँ पे ग्राफ किस तरीके से नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे 5-6 से तुलना किया गया है कि जो पॉपुलेशंस जो मल्टी डायमेंशनल पुअरी थी यहाँ पे, उसकी अगर जनसंख्या देखें तो 55 दिखा दिया गया है और यहाँ पे 11.3 के आसपास अभी आ रही है। तो ये प्रोजेक्शंस है जो आपको पता होना चाहिए। कैसे एम्पावर करना है इनको, यूथ को? तो 1.4 करोड़ यूथ को ट्रेन किया गया है स्किल इंडिया मिशंस के तहत। दूसरी जो बात करी जा रही है पीएम श्री जो स्कीम है, उसका बजट एलोकेशंस देखिए ग्राफ कैसे और किस प्रकार से यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 6050 यहाँ पे आ गया है। फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप और यहाँ पे एस्पिरेशन ऑफ यूथ, 43 करोड़ लोन सैंक्शन किया गया है पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत। तो यही है जिसमें क्या है,
तरुण है और क्या है, यहाँ पे शिशु है, शिशु तरुण, ये सब जो 3 कैटेगरी थे, उन कैटेगरी में लोन्स आपको यहाँ पे मिलती थी। देश में बात करी जा रही है 2014 में आईआईटी कितने थे और अभी आईआईटी कितने हो गए हैं, यह आप लोग देख सकते हैं। तो 23, 16 से 23 हो गए हैं यहाँ पे। एम्स की बात करी जाए तो 22 हो गए हैं। और यहीं पे यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन किया जाए तो 1113 यूनिवर्सिटी को 2023 में काउंट किया गया। तो 2014 से ही पूरी तुलना की जा रही है, यानी 10 ईयर्स गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था उसी को यहाँ पे सीधे-सीधे दर्शाया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी खासी चीज़ें बताई गई हैं। फोकस एरिया दूसरा अगर देखा जाए तो वेलफेयर ऑफ द फार्मर, यानी जो अन्नदाता है, जो अपने मेहनत से खून पसीने से अन्न को उगा रहा है, उससे और हमसे क्या रिश्ता होना चाहिए, किस प्रकार से उसका विकास होना चाहिए, उसके इनकम को किस प्रकार से डबल करना है, गवर्नमेंट सारी प्लान लेकर के आई है। तो डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस 11.8 करोड़ फार्मर को पीएम किसान योजना के अंतर्गत यहाँ पे बोल रहे हैं लोग कि फायदा मिला है। क्रॉप इंश्योरेंस टू 4 करोड़ अंडर पीएम फसल बीमा योजना, तो इंश्योरेंस भी है। अगर बात करी जाए प्रोक्योरमेंट की, खरीद फरोख्त की, तो यहाँ पे राइस के खरीद फरोख्त में भी देख सकते हैं किस प्रकार से वृद्धि हुई है। और दूसरी जो वीट है उसमें भी यहाँ पे वृद्धि यहाँ से यहाँ तक का नजर आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कुछ तथ्य। और इंटीग्रेशन की बात करी जा रही है, 1361 मंडीज जो भी ई नाम्स होते थे, उन मंडीज को यहाँ पे इंटीग्रेट करने की बात करी जा रही है, ताकि कोई भी अपना जो बिचौलिए होते हैं, जिन्हें हम दलाल बोलते हैं, मिडिल मैन बोलते हैं, उनकी रोल यहाँ पे काटने के प्रयास गवर्नमेंट कर रही है। नारी शक्ति के लिए जान ही रहे हैं गवर्नमेंट कितना तत्पर हो गई है आज के समय में। तो 1780 की अगर बात करी जाए तो 23.3 था। आज के डेट में अगर बात करी जाए 22-23 का, तो यहाँ पे जो फीमेल की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 37% आ चुकी है। 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन डिसबर्स किया गया है, यानी दिया गया है वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए। यहाँ पे जो फीमेल महिलाएं हैं, किस उद्यमी हैं, उनको दिया गया है। तो 30 करोड़ के आसपास ये भी चीज़ें हैं। और इंक्रीज की गई है फीमेल इनरोलमेंट हायर एजुकेशन में 28% पिछले 10 सालों में अगर काउंट करके लेके चलते हैं, तो अच्छी बात है। फीमेल की एजुकेशन होगी तभी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो पाएंगी। 43% की बात करी जा रही है जो फीमेल की इनरोलमेंट है स्टीम। स्टीम क्या है, यहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसमें अगर हम बात करें तो इनमें भी यहाँ पे 43% के आसपास वृद्धि हुई है। पहले क्या था, जो भी फीमेल्स थी ज़्यादातर यहाँ पे आर्ट्स लेना पसंद करती थी और साइंस, सोशल साइंस लेना पसंद करती थी। अब इन सब चीज़ से परे भी निकल के आ रही हैं। और हम लोग देख सकते हैं आज के डेट में तो आर्मी से लेकर के नेवी, इन सब चीज़ों में ये लोग जाना शुरू कर चुकी हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है इनकी जब हम लोग इनको अलाउ करेंगे और फील्ड्स में जाने के लिए, पहले क्या था बंदिशें बहुत ज़्यादा थीं। अब जो है गवर्नमेंट थोड़ी लिबरल इन सब चीज़ों में देखना शुरू करी है, जिसके कारण यहाँ पे इनकी वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि कैसे हो रही है आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। 1 करोड़ वुमेन को असिस्ट किया गया है, 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप, और ये जो लखपति दीदी बनाने की बात करी जा रही है, तो कम से कम इनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है गवर्नमेंट। दूसरा जो है अगर बात करी जाए स्ट्रेटजी अमृत काल की, तो 5 में से जो पहला है वो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अमृत काल में 5 में से पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, यानी आप विकास करिए, आप ग्रोथ करिए, आप अपने इकोनॉमी जीडीपी को बढ़ाइए, लेकिन यहाँ पे इन्वायरमेंट का ख्याल रखिए, इसको भी कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। इस प्रकार के डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो कमिटमेंट क्या है यहाँ पे, नेट जीरो 2070 तक ये बोल रहे हैं कि जो हम एक्स्ट्रा कार्बन इमिशन करते हैं अपने इन्वायरमेंट में, वो 2070 तक हम नील कर पाएंगे। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं यहीं पे कि क्या टारगेट है यूएसए का और चाइना का, तो क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें। यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं कि हम लोग इस गैप को किसी प्रकार से विंड एनर्जी से
और जो सेटिंग अप कोल गैसिफिकेशंस है, लिक्विफैक्शन कैपेसिटी, इसको हम जो है कहीं न कहीं पूरा करेंगे, जिसके कारण हम लेके आएँगे क्या नेट ज़ीरो 2070 तक। तो सीएनजी, पीएनजी, बायोगैस, फाइनेंशियल असिस्टेंट भी इस सब चीज़ों में दिया जाएगा, सहायता दिया जाएगा, वित्तीय सहायता, जिसके कारण बायोगैस और सबसे बड़ी बात ये है फॉसिल फ्यूल को कम करने की भी बातें बोली जा रही हैं। तो कैसे करेंगे? रूफ टॉप सोलराइजेशन, जो यहाँ पे सोलर पैनल लगते हैं, सूर्य की किरणों से जो चीज़ें चलती हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, उसको किस प्रकार से हम एनर्जी ट्रैप करेंगे और उसका हम एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, यानी रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया जा रहा है। तो 1 करोड़ हाउस होल्ड विल बी इनेबल ऑब्टेन अप टू 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ। तो ये सब चीज़ें हैं सोलर रूफटॉप के अंतर्गत आ रही हैं। और ई बसेस को भी चलाया जाएगा, ई व्हीकल्स आ रही है मार्केट में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ा दी गई है, चार्जिंग सिस्टम भी सेटअप किया जा रहा है, और बायो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायो फाउंड्रिंग टू बी लॉन्च टू सपोर्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली अल्टरनेटिव दैट इज हाइड्रोजन गैस, यानी जो फॉसिल फ्यूल्स के जगह हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके हम लोग चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो कहीं ना कहीं कार्बन इमिशंस नहीं होगा, तो वातावरण में क्या होगा, क्लाइमेट चेंज भी नहीं होगा। तो परसेंट इंक्रीज होगा नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी। तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज हुई है नॉन फॉसिल फ्यूल। नॉन फॉसिल फ्यूल की जब भी बात करेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी ही निकल के आएगा, यानी फॉसिल फ्यूल को छोड़ करके जो बातें बोली जा रही हैं। तो क्या है वो, यहाँ पे 2004 से अगर देखें तो नवंबर 23 तक 43.9% नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल किए गए हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है कैपेसिटी को। तो यहाँ पे मोर देन 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस पीएमयूआई के अंतर्गत हुआ है, 636.9 करोड़ एलईडी बल्ब, ट्यूब लाइट्स, एनर्जी एफिशिएंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा उजाला स्कीम के तहत आया है। 1.3 करोड़ एलईडी की बात करी जा रही है, स्ट्रीट लाइट लगाया गया है। बहुत सारी यहाँ पे अमृतकाल योजना के अंतर्गत हुआ है। तो दूसरा अगर बात करी जाए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की बात करी जा रही है। क्या, तो पीएम गति शक्ति योजना जान ही रहे हैं किस प्रकार से रेलवे कॉरिडोर जो बन रहे हैं, 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर, किस प्रकार से लॉजिस्टिक इफिशियंसी। देखिए, किसी भी देश को अगर विकास करना है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्या, ट्रांसपोर्टेशंस होनी चाहिए, रोड की फैसिलिटी होनी चाहिए, कॉस्टली नहीं होनी चाहिए ट्रांसपोर्टेशंस, नहीं तो वहाँ पे लोग कैसे व्यापार कर पाएंगे। दूसरी बात, कैसे वहाँ पे चीज़ें जो है महंगी हो जाएंगी, जिसके कारण वहाँ पे परचेजिंग पावर लोगों की घटती हुई नज़र आएगी। तो इकोनॉमी कहीं ना कहीं हैम्पर होता हुआ नज़र आएगा। तो सारी चीज़ें देखिए इकोनॉमी में इंटर रिलेटेड होती हैं एक दूसरे से। प्रमोशन करने की बात करी जा रही है यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, आप आइए एफडीआई यहाँ पे करिए, फॉरेन डायरेक्टेड इन्वेस्टमेंट, और जिसके कारण अभी देखिए सिंगापुर, यूएसए, यूएई, सऊदी, ये सब भारत में बहुत तीव्र गति से इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट की बात करी जा रही है, यानी जो एयरपोर्ट थे पहले उनमें भी उड़ान स्कीम ला करके उनको और ज़्यादा उड़ा दिया गया है। तो अब हर एक व्यक्ति, पूरे देश का आम नागरिक, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है कि अब आम नागरिक भी, चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी ऊपर जाएगा आसमान में और आसमान से हम लोगों को देखेगा। यहाँ पे नमो वाली बात बोली जा रही है, क्या, प्रमोशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन विया मेट्रो रेल। तो मेट्रो रेल और नमो भारत, तो इस प्रकार से चलाई जा रही है, जो कि काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेगी, जिसके कारण काफ़ी ईजीनेस हो जाएगा हम लोगों को कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। तो ये एक प्रकार से लोगों को सहूलियत प्रदान करी जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, देश में अगर व्यापार करना हो किसी को, कोई स्टार्टअप करना हो किसी को, तो काफ़ी हद तक ईजी हो जाएगी। इंक्रीज हुई है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी जो पहले हम लोग मात्र 1 रुपये खर्च करते थे, तो अब 1.2 पैसे उदाहरण के रूप में खर्च कर रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ वृद्धि हुई है। तो आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से ये जो ग्राफ जा रहा है, किस प्रकार से यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिनेंशियल ईयर 2018 का अगर बात करें और 2024 और 25 का हम बात करें, तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जीडीपी। डबलिंग ऑफ एफडीआई इनफ्लो, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, पहले एफडीआई की बात ही कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे डबल हो रहा है।
तो 298 का यहाँ पे 596 चल रहा है। इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जा रही है, तो उसमें भी हम लोग देख सकते हैं नेशनल हाईवे में कैसे वृद्धि हो रहा है। कार्गो ट्रैफिक में भी यहाँ पे हम लोग वृद्धि देख रहे हैं। इलेक्ट्रीफाइड रेल रूट की अगर बात करी जाए तो उसमें भी यहाँ पे वृद्धि हो रही है। एयरक्राफ्ट मूवमेंट की बात करी जाए तो उसमें भी वृद्धि ही है। नंबर ऑफ एयरपोर्ट की बात करी जाए तो सीधे डबल यहाँ पे कहीं न कहीं दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तीसरा अगर बात करें यहाँ पे अमृतकाल में, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करी जा रही है, जिसमें क्या है, सबको जोड़ करके विकास की बातें बोली जाती है। जिसमें क्या आ रहा है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की किस प्रकार से राज्यों को और तीव्र गति से यहाँ पे बढ़ने की ज़रूरत है। डेवलपमेंट और इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस, तो इन सब चीज़ को भी लेकर के हम आगे चलेंगे, ऐसा बात बोला गया है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट 112 यानी 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आपके भारत से निकल के आए हैं। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी बात, 2018 में जो परसेंट दिखाया गया था कि परसेंटेज ऑफ वुमेन रजिस्टर्ड फॉर एंटीनेटल केयर विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी पहले तिमाही में कितने परसेंटेज लोगों को 2018 में दिया गया, यानी सुविधाएं दी गई, और अक्टूबर 23 में किस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी वृद्धि दिखा गया है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो इंश्योरेंस वाली स्कीम है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, उसमें भी पर लाख पॉपुलेशंस की यहाँ पे देखिए कैसे धड़ल्ले से भी वृद्धि यहाँ पे दी गई है। हेल्थ सेक्टर को भी यहाँ पे कंसिडर किया जाया है, जो क्या है, सर्वाइकल कैंसर के लिए यहाँ पे वैक्सीनेशंस दी जाएगी 9 से 14 साल। तो ये तो क्वेश्चन आना है, एकदम गारंटी लिख लीजिए। 9 से 14 साल सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन के लिए जो बच्चियों में होने लगी है आज की डेट में, उसको लेकर के यहाँ पे बात करी जा रही है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को भी यहाँ पे न्यूट्रिशनल यहाँ पे डिलीवरी की बात करी जा रही है, उसमें भी बदलाव होगा, सही प्रकार से लेके चलेगा। यूवीन एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, जो इम्यूनाइजेशंस यानी जो मिशन इंद्रधनुष था, जिसमें टीबी का और भी बहुत सारी बीमारियां थी, पर्टूसिस, खांसी रोग, ये सब जो भी बीमारियां थी, उस इम्यूनाइजेशंस को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेकर के आया है, उसका नाम यूविन रखा गया है। तो इंद्रधनुष से 7 बीमारियां थी, याद रखिएगा, और यूविन प्लेटफॉर्म से अब जोड़ दिया गया है। हेल्थ सेक्टर की अगर बात करी यहीं पे, तो ये कवर कर रहा है आयुष्मान भारत स्कीम, जो कि आपको पता ही होगा, जिसमें अब आशा, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को भी ऐड कर दिया गया है। तो इसको और भी ब्रॉड बनाने की बात करी जा रही है। यहीं पे अगर बात करें तो स्ट्रेटजी फॉर अमृतकाल जो 14 अभी, उसको इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करी जा रही है, जिसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट आपको मैं बताया कि किसी भी चीज़ लोगों को छोड़ना नहीं है। तो जिसके पास घर नहीं है उसको घर प्रदान करेंगे कैसे, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो ग्रामीण इलाकों में जो यहाँ पे टारगेट है 3 करोड़ हाउसेस और एडिशनल 2 करोड़ टारगेट, ये 2 करोड़ जो आने वाले 5 सालों में कवर करने की बात करी गई है। तो आने वाले 5 सालों में 3 करोड़ तो ये कर लिए हैं, और 2 करोड़ अब करेंगे आने वाले 5 सालों में। तो इंक्रीज हुआ है इसमें एलोकेशन, यानी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उस फंड में भी एलोकेशन में वृद्धि हुई है 79 और यहाँ पे 80 आप देख सकते हैं। मिडिल क्लास स्कीम जो लॉन्च की गई है, हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास स्कीम, ये प्रमोट करेगा मिडिल क्लास के लिए किस प्रकार से वो अपने घर को खरीद सकते हैं। टूरिज्म के लिए भी यहाँ पे बातें बोली गई हैं कि स्टेट भी अपने इस चीज़ को लेकर के डेवलपमेंट और आइकॉनिक टूरिस्ट को डेवलप करे, अट्रैक्ट करे, तब जा करके यहाँ पे चीज़ें होंगी। G20 मीटिंग हुई है 60 प्लेसेस में, प्रेजेंट किया गया डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया टू ग्लोबल ऑडियंस। ये एक बहुत बड़ी सफलता थी भारत के लिए, जो पहली बार आपके मंडपम दिल्ली में हुई है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन की बात करी जा रही है। ये क्या करेगा, जो स्टेट को इनकरेज करेगा कि किस प्रकार से लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट दे करके आप डेवलप कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा खेल यही है कि आपको जो है एंटरप्रेन्योर को और MSME सेक्टर को, जो नए नए स्टार्टअप हैं, जो छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर हैं, जो पीएम किसान का फ़ायदा उठा रहे हैं, उन लोगों को, हाउसिंग स्कीम को, इन सब चीज़ को लेकर के सरकार फोकस कर रही है। प्रोजेक्ट फॉर पोर्ट्स कनेक्टिविटी, यानी पोर्ट की अगर कनेक्टिविटी अच्छी होगी, रेल, रोड, एयरवेज, सीपवेज, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का डेवलपमेंट अच्छा होगा। हर प्रकार से डेवलपमेंट की बात करी जा रही है। लक्षद्वीप का भी यहाँ पे नाम है। दूसरी तरफ अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग में भी
काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट जो है प्रमोट कर रही है प्राइवेट प्लस पब्लिक इन्वेस्टमेंट हार्वेस्ट के बाद, यानी फसल जब कटती है उसके बाद बातें बोली जा रही हैं कि इन दोनों का पार्टनरशिप करके कहीं न कहीं इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने की बात बोली जा रही है। एप्लीकेशन ऑफ नॉन डीएपी टू बी एक्सपेंडेड इन ऑल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। तो ये नैनो डीएपी, ये जो खाद की बातें बोली जा रही हैं इसको भी और ज़्यादा बढ़ाने की बात करी जा रही है। आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान स्ट्रेटजी ये भी लाया जाएगा। और आत्मनिर्भरता ऑयल सीड में देखिए, भारत ऑयल सीड कई सारे देशों से ऑयल जो है हम लोग इम्पोर्ट भी करते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, डेयरी पे बहुत सारा फोकस किया जा रहा है कि अपने ही देश की काऊ ब्रीड को, इंडिजिनस काऊ ब्रीड को यहाँ पे हम इस्तेमाल करें। और सही बात है, अपने देश के इंडिजिनस जो काऊ हैं उनकी जो क्वालिटी है, और जो यहाँ पे हॉल्स्टीन फ्रिस्टियन एचएफ जो ब्रीड की हैं, जो नॉन इंडिजिनस हैं, विदेशों से लाई गई हैं भारत में, दूध तो अधिक देती हैं लेकिन न्यूट्रिशन उनमें नहीं होती है। तो यहाँ पे A2 मिल्क की भी बातें आप समझ सकते हैं। तो इसके ब्रीड को भी अच्छी क्वालिटी बनाना और अच्छा प्रोडक्शंस मिल्क का, हेल्थ का, इस सब का भी ख्याल रखा जा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन आप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मछली वाले सेक्टर में भी आप देख सकते हैं 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाने की भी बातें बोली जा रही हैं, ताकि कहीं न कहीं जो मछुआरे हैं, जो फिशरमैन हैं, उनको भी लाभ हो सके। एलोकेशन हुआ है ब्लू रिवॉल्यूशंस के लिए। ब्लू रिवॉल्यूशंस किससे रिलेटेड है? तो मछली से, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 2025 का जो अमाउंट था यहाँ पे 23 कर दिया गया है। यहाँ पे एलोकेशन ऑफ पीएम फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, यहाँ पे इसको भी 880 कर दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं कि कम से कम जो एलोकेशन ऑफ द फंड है उसमें कहीं न कहीं इंक्रीमेंट हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा, देश में चीज़ें इम्प्रूवमेंट होनी ही है। तो रिजिलिएंट परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी यहाँ पे दिखलाई जा रही है क्या? जो CAD है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो कहीं न कहीं डिक्लाइन होता हुआ नज़र आ रहा है। डिक्लाइनिंग अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोज़गारी दर है वो देखिए 3.2% गवर्नमेंट दिखा रही है अभी 2022 में। और यहाँ पे तुलना क्या कर रही है 17-18 में। 17-18 में 6.8% था, और यहाँ पे 2018-9 में और 1920 की बात करी जाए तो 4.8, यानी गिरता हुआ ही जा रहा है। 8213, हाँ, लगातार कॉन्टिन्यूअसली। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कॉन्टिन्यूअसली अभी 3.2 चल रहा है। डिक्लाइन GNPA परसेंटेज, ये भी देख सकते हैं, इसमें भी डिक्लाइन आ रही है। राइजिंग वॉल्यूम ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस, तो हम लोग सभी लोग जान रहे हैं सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला कौन सी कंट्री है विश्व में? तो वो है इंडिया। उसके बाद कौन सी कंट्री है? ब्राज़ील। उसके बाद कौन सी कंट्री है? चलिए, क्वेश्चन मार्क आपके लिए, आप लोग को पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। दूसरी जो बात करी जा रही है यहाँ पे, राइज इन एवरेज मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन। तो जाहिर सी बात है, जब आया जीएसटी, अच्छा, जीएसटी कौन से बिल के अंतर्गत आया, कौन सा एक्ट के अंतर्गत आया, ये मेरा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन पूछता हूँ तो ये आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से सीधे अगर बात करी जाए तो 1.7% के आसपास, फिनेंशियल ईयर 2024-2023 में 1.5% के आसपास यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। तो ये एवरेज मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शंस दिखा रहा है। फॉल इन हेडलाइन इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशंस की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे इन्फ्लेशंस में भी 5.5% तक हम लोग चीज़ें ला चुके हैं। अचीवमेंट टैक्सेशंस रिफॉर्म की बात करी जा रही है, तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस जो है मोर है देन ट्रेबल्ड इन लास्ट 10 ईयर्स अगर बात करी जाए। नंबर ऑफ रिटर्न जो हैं अभी 2.4 टाइम्स यहाँ पे आ रहे हैं। फास्टर रिफंड होना शुरू हो गया है, यानी जो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम ऑफ रिटर्न था 93 डेज, अब उसको 10 दिन में फास्टर रिफंड भी हो रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एवरेज मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शंस यहाँ पे 1.16 लाख जो रखी गई है। तो अभी का जो है आपको पता ही होगा, इतना सारा कलेक्शंस हुआ है जीएसटी के अंतर्गत, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है। बेनिफिट हो रहा है कंज्यूमर को भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। रिडक्शंस इन लॉजिस्टिक कॉस्ट, जो मैं पहले बताया आपको, और प्राइजेज में, क्योंकि देखिए सामान ढोना अगर महंगा हो जाएगा तो सामान महंगा ही बिकेगा। तो बिकेगा कैसे? यानी महंगा हो जाएगा तो कम बिकेगा। यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इंक्रीज इज बायोमेंसी ऑफ स्टेट, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। काफ़ी
पॉजिटिव अगर बात करी जाए तो पॉजिटिव सेंटीमेंट अबाउट जीएसटी यहाँ पे दिखाया गया। जो 94% ऑफ द इंडस्ट्री लीडर हैं वो कहीं ना कहीं क्या दिख रहे हैं, तो ट्रांजिशन टू जीएसटी इज लार्जली पॉजिटिव, क्योंकि लोग यहाँ पे जीएसटी भरना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को भी 1.66 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शंस आ रहा है। 80% ऑफ द रेस्पोंडेंट यहाँ पे जीएसटी में फील करते हैं कि ये सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशंस कर रहा है। ये इकोनॉमिक सर्वे से कंडक्टेड किया गया है, जो इन्फॉर्मेशन अभी आपको बता रहा हूँ। डिक्लाइन हुआ है इंपोर्ट में, यानी इंपोर्ट भी हम लोग कमी किए हैं 2019 के आंकड़ों के बाद। तो 47% अगर देखा जाए तो इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट, और 28% एयर कार्गो, और 27% सी पोर्ट, तो तीनों में यहाँ पे कमी हुई है। तो लैंड, एयरवेज, सीवेज, ये तीनों में हम लोग कमी की है। देखिए, इंपोर्ट अगर हम करेंगे तो दूसरे देश को पैसा जाएगा, एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे देश में पैसा आएगा। टैक्स प्रपोजल की अगर हम बात करी जाए तो यहाँ पे कंटिन्यूटी हुई है टैक्स प्रपोजल की, जो कि कई सारी चीज़ों में उसी तरीके से कंटिन्यूटी रख दी गई है। विड्रावल ऑफ आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स, यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से जो डायरेक्ट टैक्स है उसकी विड्रावल हुई है। तो कब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। कॉर्पोरेट टैक्स की बात करी जा रही है तो यहाँ पे 22% फॉर एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनी और 50% जो नए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं उनको यहाँ पे लगाने की बात करी जा रही है। रूपी कहाँ से कहाँ, पहले भी आपको मैं बताया हूँ, रूपी कहाँ से कहाँ आ रहे हैं और कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। एक बार और स्लाइड में देखिए, तो रूपी जो है आ कहाँ से रहे हैं, तो बोरोइंग और अदर लाइबिलिटी, उधारी से 28 पैसे। और अगर बात करी जाए दूसरा, तो यहाँ पे इनकम टैक्स से भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो इनकम टैक्स आ जाता है यहाँ पे दूसरा। और जीएसटी की बात करी जा रही है यहाँ पे 18%, कारपोरेशन टैक्स 17%, और यहाँ पे यूनियन एक्साइज की बात करी जा रही है तो 5% के आसपास, नॉन टैक्स 7, और नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट 1%, कस्टम 4%। ये रुपीज़ जाते कहाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हैं जा रहे हैं कहाँ पे, तो इंटरेस्ट पेमेंट के रूप में चले जाते हैं पैसे, जो कि इम्पोर्टेंट है आपको जानना। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी है यहाँ पे, जो यहाँ पे जा रहा है। फिर सब्सिडी और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में भी 8% चला जा रहा है, सब्सिडी का 6%, डिफेंस में 8% चला जा रहा है, फिनेंशियल कमीशन 8%, टोटल स्टेट शेयर 20%, अदर एक्सपेंडिचर 9%, पेंशन 4%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए। स्पेसिफिक मिनिस्ट्री की अगर बात करी जाए तो डिफेंस को 6.2 लाख करोड़ रुपये दिया गया है, रोड और ट्रांसपोर्ट को 2.78। देखिए, ये इस सेक्टर में भारत को अब जानकर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। कई प्रकार के ये डिटेलिंग है। अगर यहाँ पे हम छोटा सा उदाहरण दें तो सबसे पहले हमारी जो बॉर्डर लाइन लगती है चाइना से, उसके बाद बॉर्डर लाइन हमारी जो लग रही है अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से, ये सब बॉर्डर लाइन लग रही है। तो इन इनमें सबसे ज़्यादा हमें ख्याल रखना पड़ा अपने पड़ोसी भाई चाइना का। तो जो चाइना का चीज़ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, कि चाइना से जो बॉर्डर है अक्साई रीजन की। तो अगर भारत की हम ये मैप बनाएं, सॉरी बहुत अच्छा तो हम नहीं बना पाते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है और यहाँ पे कुछ पार्ट है, फिर यहाँ वाला पार्ट है, 3 पार्ट है जो हम लोग चाइना से शेयर करते हैं। तो तिब्बत, चाइना, ये जो बाउंड्री टच करती है अक्साई वाले रीजन में, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो रहा है उसकी बातें हम बोल रहे हैं, जिसके कारण वहाँ पे डिफेंस में पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 6.2%, 6.2 लाख करोड़ रुपीस का यहाँ पे एक्सपेंडिचर डिफेंस को ही एलोकेट किया गया है, ताकि हम लोग किसी भी रूप से, देखिए चाइना कभी भी वार कर सकता है। 1962 में अगर बात करें तो हम लोग पहले भाई भाई बोलते थे, लेकिन अब भाई भाई यहाँ पे बोला नहीं जा पा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा इसका सिल्क रोड, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सिल्क रोड, ये सब जो है मैरीटाइम काफ़ी एक्सपेंड करना चाहता है, जिसके कारण भारत की भी कोई सारी प्रॉब्लम्स हैं वो साझा करता है। तो इसके साथ जो मैचिंग होती है वो नहीं हो पाती। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं
वो ये है कि डिफेंस सेक्टर में हम लोगों को भी मजबूरी बन जाता है, क्योंकि बगल में चाइना है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। इसलिए इसको भी स्ट्रॉन्ग तरीके से हम लोगों को ले जाना पड़ेगा। इसीलिए ये बजट आपको दिख रही है। तो चाहे गन खरीदना हो, आर्टिलरी खरीदना हो, डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना हो, जहाज़ें, फाइटर प्लेन, सारी चीज़ों में यहाँ पे बजट, और ये बहुत महँगे आते हैं, जिसके कारण ये बजट है। अभी देखिए, ये बजट कोई बहुत बड़ी बजट भी नहीं है। यूएस के बजट को आप देखेंगे, जो डिफेंस की बजट है, इससे हम लोगों का यूएस की बजट 4-4 गुना, 5-5 गुना, बहुत ज़्यादा वो लोग करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टमेंट को ये दिया गया है, रेलवे को 2.5 के आसपास, 2.3 यहाँ पे कंज्यूमर पब्लिक, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2 लाख सीधे दे दिया गया है। 1.77 रूरल डेवलपमेंट, केमिकल फर्टिलाइजर 1.6, कम्युनिकेशन के लिए 1.37 लाख करोड़, और एग्रीकल्चर के लिए 1.27 करोड़। एलोकेशन ऑफ मेजर स्कीम की बात करी जा रही है, जो कि रिवीजन हो रहा होगा आई थिंक अभी। तो यहाँ पे महात्मा गांधी 23-24 में 60 दिया गया है। अब देखिए 24-25 इलेक्शन आ रहा है, बजट एस्टिमेट का 86 यहाँ पे दिया गया है। आयुष्मान भारत पीएमजे का ये जो यहाँ पे देखिए 72 से 75 किया गया है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसमें गवर्नमेंट आपको बहुत सारा सुविधा प्रदान कर रही है, तो यहाँ पे 46 से 62 किया गया है। और मॉडिफाइड प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमी कंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, तो सीधे सीधे यहाँ पे इसको डबल किया गया है। सोलर पावर ग्रिड में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, यानी सब में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुआ है, घटाया नहीं है। नेशनल ग्रीन मिशन में भी बढ़ोतरी हुई है। तो रिसीट और एक्सपेंडिचर आपको पहले भी मैं बताया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपको मैं बताया। तो आशा करते हैं जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं बताया हूँ, वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।